साल 1932 पूरी दुनिया मतलब ग्रेट डिप्रेशन या कह लें कि महामंदी की चपेट में है। हाँ, कारखानों के दरवाजों पर ताले लटक रहे थे। बिल्कुल। और राशन की कतारें मीलों लंबी थीं। लाखों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए थे। सही बात है, वो दौर ही कुछ ऐसा था। तो ऐसे में जो उस समय के सबसे स्थापित और महान अर्थशास्त्री थे, उनका इस विनाशकारी स्थिति पर क्या कहना था? मतलब उनका समाधान क्या था? दिलचस्प बात यह है कि उनका कहना था, कुछ मत करो। कुछ मत करो। हाँ, बिल्कुल। उनका गणित कहता था कि बाजार खुद अपनी मरम्मत कर लेगा। अरे बाप रे! तो आज की इस गहन चर्चा का विषय यही ऐतिहासिक मोड़ है। हम उस पल को समझेंगे जब एक व्यक्ति ने उस गणित को देखा और कहा, लंबे समय में हम सब मर चुके होंगे। और इसी विषय की गहराई इसे आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे महान वैचारिक लड़ाई बनाती है। जिसे हम कीन्स बनाम क्लासिक्स की बहस कहते हैं। सही, बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे 1930 के दशक के उस आर्थिक संकट ने अर्थशास्त्र की नींव को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। इस कहानी के केंद्र में जो बगावत है, उसे समझने के लिए हमें उस पुरानी व्यवस्था को देखना होगा। हाँ, जिसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। जब जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में अपनी किताब जनरल थ्योरी लिखी, तो वो किसी एक इंसान से नहीं लड़ रहे थे, वो एक पूरी विचारधारा से टकरा रहे थे। देखिए, कीन्स ने अपने से पहले के इन सभी विचारकों को क्लासिकल अर्थशास्त्री का नाम दिया। मतलब इसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो जैसे लोग शामिल थे। हाँ, और उनके अपने समकालीन आर्थर पीगू भी। कीन्स का मानना था कि इन सब का मूल संदेश लगभग एक समान था। तो अगर हमें इस विवाद का सबसे मुख्य बिंदु खोजना हो, तो वो बाजार के खुद को ठीक करने की क्षमता को लेकर था। अच्छा, मतलब क्लासिकल विचारकों को इस प्राकृतिक बाजार समायोजन पर अगाध विश्वास था। बिल्कुल। वो मानते थे कि बाजार में अगर कोई उथल-पुथल होती भी है, तो कीमतें, मजदूरी और ब्याज दरें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। और अर्थव्यवस्था खुद ही संतुलन में आ जाएगी। हाँ, लेकिन इसके ठीक विपरीत कीन्स को एक बहुत बड़ा डर था। वो मार्केट फेलियर वाला डर। सही कहा, बड़े पैमाने पर मार्केट फेलियर का डर। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां बाजार खुद समस्या नहीं सुलझा पाता। ये तो ऐसा है जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को एक सेल्फ हीलिंग जीव मानते थे। हाँ, जैसे शरीर अपना घाव खुद भर लेता है। बिल्कुल। लेकिन कीन्स का मानना था कि कभी-कभी इस जीव का इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है और तब इसे बाहर से एक लाइफ सपोर्ट की जरूरत होती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को इस सेल्फ हीलिंग पर इतना अटूट विश्वास था क्यों? हाँ, मतलब वो इतने आशावादी कैसे हो सकते थे? इसके पीछे एक बहुत ही सख्त स्टाइलाइज्ड मॉडल काम कर रहा था। इस मॉडल के 3 मुख्य स्तंभ थे। अच्छा, वो कौन से थे? पहला, बाजार में हर इंसान या कंपनी पूरी तरह से तार्किक यानी रैशनल है। वो हमेशा अपना मुनाफा अधिकतम करना चाहते हैं। और दूसरा? दूसरा, बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन। और तीसरा, सबसे अहम, हाँ, कि सभी कीमतें और मजदूरी पूरी तरह से लचीली हैं। बिल्कुल, वो बिना किसी रुकावट के ऊपर या नीचे जा सकती हैं। तो इसी लचीलेपन से एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक अवधारणा है जिसे क्लासिकल डाइकोटॉमी कहते हैं। हाँ, ये बहुत मजेदार हिस्सा है। मतलब ये अर्थशास्त्र में चर्च और राज्य के अलगाव की तरह है ना? सही कहा। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को 2 अलग हिस्सों में बांट दिया था। एक वास्तविक क्षेत्र और एक मौद्रिक क्षेत्र। हाँ, वास्तविक क्षेत्र में तय होता है कि कितना उत्पादन होगा, कितनी नौकरियां होंगी। और मौद्रिक क्षेत्र में सिर्फ धन की आपूर्ति और कीमतें तय होती हैं। बिल्कुल। और क्लासिकल सोच के अनुसार इन दोनों का आपस में कोई सीधा मेल नहीं था। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब है कि अगर कोई केंद्रीय बैंक अचानक से खूब सारा नया पैसा छापने लगे तो उसका जमीन पर हो रहे असली काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, उनके हिसाब से बिल्कुल नहीं। इसे पैसे की तटस्थता या न्यूट्रलिटी ऑफ मनी कहा जाता है। तो पैसा सिर्फ एक आवरण है, एक पर्दा? हाँ, सिर्फ एक व्हील। अगर बाजार में पैसा दोगुना हो जाए तो हर चीज की कीमत दोगुनी हो जाएगी। मतलब आपका वेतन दोगुना हो जाएगा, लेकिन ब्रेड का पैकेट भी दोगुना महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। तो वास्तविक रूप से न कोई अमीर हुआ न गरीब, उत्पादन उतना ही रहेगा। अगर मौद्रिक क्षेत्र का नौकरियों से कोई लेना देना नहीं है,
तो फिर एक कारखाने का मालिक कैसे तय करता है कि कितने मजदूर रखने हैं? देखिए, इसके लिए हमें क्लासिकल अर्थशास्त्र का प्रोडक्शन फंक्शन समझना होगा। अच्छा। उत्पादन 3 चीजों पर निर्भर करता है, तकनीक, पूंजी और श्रम। हाँ, अब क्योंकि छोटी अवधि में नई मशीनें लगाना तो संभव है नहीं, इसलिए उत्पादन पूरी तरह से श्रम यानी मजदूरों पर निर्भर करता है। तो कंपनी मजदूरों की संख्या तब तक बढ़ाएगी जब तक मुनाफा हो रहा हो? बिल्कुल, यहीं पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आता है। मतलब एक नए मजदूर को रखने से उत्पादन में कितना इजाफा हुआ? सही, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न्स का नियम भी है। अगर 10 मशीनों पर पहले से 20 लोग हैं, तो 21वां मजदूर उतना काम नहीं बढ़ा पाएगा। हाँ, भीड़ हो जाएगी। तो कंपनी उसे तभी रखेगी जब उसकी मजदूरी कम हो। बिल्कुल सही। ये तर्क कागज पर तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? अगर सब कुछ इतने सटीक संतुलन में है, तो असल दुनिया में लोग बेरोजगार क्यों होते हैं? क्लासिकल मॉडल के अनुसार पूर्ण रोजगार ही बाजार की सामान्य स्थिति है। तो फिर बेरोजगारी क्या है? वो मानते थे कि अनैच्छिक बेरोजगारी लंबे समय तक टिकी नहीं सकती। अगर कोई बेरोजगार है तो वो या तो स्वैच्छिक है या न्यूनतम मजदूरी कानून। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर यूनियन मजदूरी को नीचे नहीं गिरने देगी तो कंपनियां नए लोग नहीं रखेंगी। तो उनका बेरोजगारी का अचूक उपाय बहुत क्रूर था कि बस मौद्रिक मजदूरी काट दो। हाँ, वेजेस कम कर दो और संतुलन अपने आप लौट आएगा। लेकिन एक मिनट, अगर आप मजदूरी काट देंगे तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये बहुत वाजिब सवाल है। मतलब डिमांड गिर जाएगी ना, सामान नहीं बिकेगा तो कंपनियां और लोगों को निकालेंगी। इसी खामी को दूर करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा नियम था, से का नियम या सेज लॉ। अच्छा, ये जीन बैप्टिस्ट से वाला नियम 1803 का? हाँ, इसका सार बस इतना है, सप्लाई अपनी डिमांड खुद बनाती है। क्या वो सच में मानते थे कि सिर्फ एक जूता बनाने भर से उसे खरीदने का पैसा पैदा हो जाएगा? है। मतलब मजदूरों को वेतन, जमीन मालिक को किराया और शेयरधारकों को मुनाफा। बिल्कुल। तो उस उत्पादन ने अर्थव्यवस्था में 1000 रुपए की नई आय पैदा कर दी। और अब वो पैसा खर्च होने के लिए तैयार है। पर ये तो बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय जैसा लगता है। पैसे वाली अर्थव्यवस्था में ये कैसे काम करेगा? उनका मानना था कि पैसा सिर्फ एक लेन देन का माध्यम है, इसलिए ये नियम पैसे वाली अर्थव्यवस्था में भी लागू होता है। मैंने सुना है इसके 2 वर्जन होते हैं, कमजोर और मजबूत। हाँ, कमजोर वर्जन सिर्फ ये कहता है कि सप्लाई से डिमांड बनती है। और मजबूत वर्जन? वो कहता है कि अर्थव्यवस्था अपने आप पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ती है। ये एक स्वचालित प्रक्रिया है। लेकिन इंसान मशीन थोड़े हैं। अगर मुझे डर लग रहा है कि कल मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं वो पैसा खर्च नहीं करूंगा। आप उसे बचा लेंगे। हाँ, मैं उसे गुल्लक में डाल दूंगा। तो इससे तो डिमांड में लीकेज हो जाएगा ना? बिल्कुल, और इसी लीकेज से निपटने के लिए आता है ब्याज दर, उनका महान संतुलन करता। अच्छा, द ग्रेट इक्विलिब्रेटर। हाँ, क्लासिकल विचारकों ने इसे लोनेबल फंड्स मार्केट से समझाया। मतलब वो बाजार जहां बचाने वाले पैसा उधार देते हैं और कंपनियां निवेश के लिए लेती हैं। सही कहा। और ब्याज दर उस बचत का इनाम है। तो ब्याज दर एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है? बिल्कुल सटीक रूपक है। अगर लाखों लोग पैसा बचाने लगें तो बाजार में उधार देने के लिए पैसे की बाढ़ आ जाएगी। तो पैसे की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कीमत यानी ब्याज दर गिर जाएगी। हाँ, और जब कर्ज सस्ता होगा तो कंपनियां नई मशीनें खरीदेंगी, कारखाने लगाएंगी। मतलब जो पैसा लोगों ने खर्च नहीं किया था वो सब का सब वापस निवेश के रूप में बाजार में आ जाएगा। सही। इसीलिए क्लासिकल विचारकों को लगता था कि ओवर प्रोडक्शन या ग्लट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बचाई गई पाई स्वतः ही निवेश में बदल जाएगी। कागज पर तो ये मॉडल एकदम जादुई लगता है। लेकिन फिर इस मॉडल की टक्कर असल दुनिया से हुई। महामंदी 1930 का दशक। हाँ, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी छा गई और ये सारे सिद्धांत ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अगर थर्मोस्टेट इतनी अच्छी तरह काम करता था तो वो मंदी खत्म क्यों नहीं हो रही थी? इसी सवाल ने कीन्स को अपनी जनरल थ्योरी लिखने पर मजबूर किया। तो कीन्स ने क्या कहा? क्या उन्होंने इस पूरे मॉडल को कचरे में डाल दिया? नहीं, उन्होंने इसे एक विशेष मामला या स्पेशल केस बताया। स्पेशल केस मतलब? कीन्स ने कहा कि क्लासिकल पूर्ण रोजगार संतुलन अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक संभावित परिणाम है और वो भी बहुत दुर्लभ। तो ये ऐसा है जैसे क्लासिकल मॉडल एक बेहतरीन छाता है, लेकिन वो सिर्फ खिली धूप में काम करता है। और जब मंदी का बर्फीला तूफान आया तो वो छाता पूरी तरह नाकाम हो गया। हाँ, तो कीन्स की सबसे बड़ी आपत्ति क्या थी?
उनकी आपत्ति उस स्वचालित प्रवृत्ति पर थी। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कुल मांग सारे उत्पादन को सोख लेगी। मतलब से का नियम हमेशा काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। और कीन्स ने ब्याज दर वाले तंत्र की भी धज्जियां उड़ा दी। कैसे? उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एनिमल स्पिरिट्स, मतलब इंसानी मनोविज्ञान। अच्छा, डर और उत्साह। हाँ, जब अर्थव्यवस्था में गहरा खौफ हो तो ब्याज दर 0 भी हो जाए, कंपनियां लोन नहीं लेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सामान कोई नहीं खरीदेगा। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस के कारण लोग पैसा बैंक में फंसाने की बजाय नकद अपने पास रखेंगे। तो थर्मोस्टेट तो जम गया बर्फ में। बिल्कुल। इसके अलावा कीन्स ने उस मजदूरी काटने वाले उपाय को भी चुनौती दी। वो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि वेजेस कम कर दो। हाँ, कीन्स ने कहा कि मजदूरी स्टिकी होती है, यानी कठोर। स्टिकी मजदूरी मतलब वो आसानी से नीचे नहीं गिरती। सही। इंसान सेब या संतरे नहीं हैं जिनकी कीमत आप 20% गिरा दें। अगर आप मजदूर की तनख्वाह काटेंगे तो हड़तालें होंगी। और अगर मजदूरी गिर भी गई तो लोगों की क्रय शक्ति घट जाएगी, इससे डिमांड और गिरेगी और मंदी गहरी होगी। बिल्कुल। तो जब बाजार फेल हो जाए तो कीन्स का समाधान था कि सरकार को आगे आना चाहिए। मतलब सरकार कर्ज ले और उसे सड़कों पुलों पर खर्च करे। हाँ, और यहीं कीन्सियन मल्टीप्लायर का जादू चलता है। वो कैसे काम करता है? जब सरकार पुल बनाने पर 100 रुपया खर्च करती है तो वो पैसा मजदूर की जेब में जाता है। हाँ। और मजदूर राशन खरीदता है, राशन वाला कपड़े खरीदता है। मतलब 1 रुपए कई गुना डिमांड पैदा करता है। बिल्कुल। इस एक विचार ने अर्थशास्त्र की दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये बहस तो 1930 के दशक की है। उसके बाद क्या हुआ? 1937 में जॉन हिक्स नाम के अर्थशास्त्री ने इस पूरी बहस को एक गणितीय ढांचा दिया, जिसे ISLM मॉडल कहते हैं। हाँ? और इसी मॉडल ने आने वाली आधी सदी तक दुनिया भर की नीतियों पर राज किया। तो ये मॉडल करता क्या है? क्या ये उसी क्लासिकल डाइकोटमी के अलगाव को खत्म करता है? एकदम सही पकड़ा आपने। इस मॉडल ने वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र को एक ही ग्राफ पर ला दिया। यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम इन दोनों में से किसी भी मॉडल या विचारधारा का राजनीतिक समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ उन मूल साहित्यों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। तो ISLM ग्राफ में IS वास्तविक बाजार को दर्शाता है और LM मौद्रिक बाजार को। हाँ, जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, वो बाजार का असली संतुलन होता है। कमाल है। पर क्या ये बहस आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल, आज भी न्यू क्लासिकल और न्यू कीन्सियन विचारधाराओं के बीच ये बहस जिंदा है। मतलब न्यू क्लासिकल अभी भी बाजार की ताकतों पर यकीन रखते हैं और न्यू कीन्सियन सरकारी हस्तक्षेप पर। हाँ, जब 2008 का वित्तीय संकट आया या हाल की महामारी, तो बंद कमरों में नीतियां बनाते समय सरकारें असल में इसी पुरानी बहस का हिस्सा बन रही थीं। कि बेल आउट दें या बाजार को अपने हाल पर छोड़ दें। सही कहा। तो जाते जाते मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, बताइए। आज हम एक डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, जहां काम और उत्पादन की पूरी परिभाषा ही बदल रही है। हाँ, एल्गोरिथम और मशीनें बहुत कुछ बदल रहे हैं। तो क्या हमारे क्लासिकल मॉडल और कीन्सियन सिद्धांत दोनों ही पुराने पड़ गए हैं? क्या आज की इस अनिश्चित डेटा संचालित दुनिया को एक नए कीन्स और एक नई जनरल थ्योरी की जरूरत है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।